दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान गंगा चैनल में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत रामबाण वीडियो। इस वीडियो में जितने भी कंटेंट हैं वो आपके आने वाले एग्जाम में 101% आएंगे। ये जितना भी कुछ दिख रहा है ना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही सटीक नोट्स होने वाला है। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। पिछली वीडियो में हमने उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव विहार पढ़े थे। तो आज संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, प्राणी उद्यान, जैवमंडल, कस्तूरी और हिम तेंदुआ, तितली आदि से रिलेटेड महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में बने रहेगा। आज की वीडियो शुरू कर रहे हैं। देखिए, 5 प्रकार की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एक 6वां प्रकार मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है, तितली संग्रहालय। तो भाई इस वीडियो में इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट है, आपके आने वाले एग्जाम में चाहे आप वीडियो का दो, वीपीडीओ का दो, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस आदि किसी का भी एग्जाम उत्तराखंड में दीजिए, आप इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आता हुआ जरूर देख लेंगे। तो ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें और अंत में आपको लगेगा कि आज हम कुछ पढ़ कर गए हैं। तो आज की वीडियो तुरंत शुरू करते हैं। आज हमारे पास है संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, प्राणी उद्यान, जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र, कस्तूरी मृग अभ्यारण्य, हिम तेंदुआ परियोजना एवं तितली संग्रहालय आदि। अब हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात करते हैं आज के संरक्षण आरक्षित क्षेत्र पर। देखो, संरक्षण आरक्षित क्षेत्र होता क्या है, ये स्पेशली किसी जीवों, किसी प्राणी को लेकर के, चाहे वो पक्षी हो या कोई जीव हो, इनको लेकर के कुछ स्पेशल अभ्यारण्य टाइप के संरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं। ये थोड़ा सा स्पेशल होते हैं, ना तो ये राष्ट्रीय उद्यान होता है और ना ही अभ्यारण्य हम इसे कह सकते हैं। तो इसको स्पेशली नाम दे रखा है संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। अब ये हैं कितने उत्तराखंड में? देखो, उत्तराखंड में इनकी संख्या होती है 4। अब वो 4 कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए, इसका मैंने जो सिंबल बनाया है वो इस प्रकार का बॉक्स होगा, रेड बॉक्स। तो रेड बॉक्स का मतलब है एक देहरादून में यहाँ पर दिखता है, एक हरिद्वार में और 2 नैनीताल में। इनका नाम क्या क्या है? पहले बात करते हैं देहरादून वाले पर। देहरादून में जो संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है वह है आसन वेटलैंड संरक्षण क्षेत्र। आसन वेटलैंड का मतलब है कि यह देहरादून में यमुना की सहायक नदी आसन नदी पर बना है, जो कि आसारोड़ी से निकलती है। और यह वेटलैंड बना था 14 अगस्त 2005, यानी 15 अगस्त से एक दिन पहले। जिस दिन बच्चे रैली की तैयारी करते हैं उसी दिन ये शुरू हुआ था, 14 अगस्त 2005 को। उसके बाद यदि मैं बात करूं यहाँ पर बैराज कब बना, बैराज का मतलब होता है वाटर ब्रेकर, जहाँ पर पानी रोक करके रखा जाता है, यानी एक कृत्रिम झील प्रकार बनाई जाती है। ये बैराज बना था 1967। ये भी कई बार प्रश्न आ चुका है। और साथ ही साथ 21 जुलाई 2020 को यह जो आसन वेटलैंड संरक्षण क्षेत्र है यह भारत के 38वें रामसर साइट में शामिल किया गया है। देखो, रामसर साइट क्या होता है, एक प्रकार की आर्द्र भूमि होती है। आर्द्र भूमि का मतलब वह दलदल क्षेत्र जहां पर कि वर्ष भर आर्द्रता पाई जाती है। यह रामसर का नाम मतलब कैसे आया? देखो, 1971 में ईरान का एक शहर है रामसर, वहां पर एक संगोष्ठी हुई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वहां पर इस बारे में चर्चा हुई थी कि विश्व भर में कुछ ऐसे जैव विविधता वाले स्थान हैं जहां पर कि अनेकों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों का संरक्षण करना बेहद जरूरी था। तो इनमें रामसर शहर में ये सम्मेलन होने के बाद ही इस क्षेत्र को या आर्द्र भूमि को रामसर कहा जाता है। तो ये रामसर साइट 38वीं बनी देश की। यदि मैं बात करूं ये किस चीज़ के लिए स्पेशल है, तो ये है यूरोपीय पक्षियों के आगमन के लिए, यानी यूरोपीय प्रवासी पक्षियाँ यहाँ पर आती हैं शीत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में फिर वापस चली जाती हैं। तो यहाँ पर पक्षियों का कई प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तकरीबन 50 से अधिक प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, जिनमें 19 तो ऐसी प्रजातियाँ हैं जिन्हें कि संकटग्रस्त प्रजाति भी माना गया है। तो ये था हमारा आसन वेटलैंड क्षेत्र। उसके बाद दूसरे की बात करते हैं, तो दूसरा संरक्षित आरक्षित क्षेत्र में हमारा आ जाता है झिलमिल झील संरक्षण क्षेत्र। झिलमिल झील संरक्षण क्षेत्र है हरिद्वार में और ये भी 2005 में बना था। देखो, ये आसन बैराज जो वेटलैंड बनाया गया ये 2005 और ये झिलमिल झील संरक्षण क्षेत्र भी 2005। और ये किस चीज़ के लिए है? तो बारहसिंगा यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उस चीज़ के लिए ये बनाया गया है हरिद्वार के अंदर। अब संरक्षित आरक्षित के बारे में देखें तो तीसरा जो है
पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा जो क्षेत्र है यह है पावलगढ़ जीव संरक्षण क्षेत्र। देखो पावलगढ़ बनाया है उच्च स्थलीय जीवों के लिए, कुछ हिमालयन जीव हैं उनके लिए बनाया गया है। यह क्षेत्र बनाया गया है रामनगर में, और रामनगर है वर्तमान नैनीताल में। तो नैनीताल में 2012 को बनाया गया है। 2012 कहाँ? रामनगर नैनीताल में, पावलगढ़ जीव संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। उसके बाद नैनीताल में ही एक दूसरा और है जिसका नाम है नंदा देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन। तो ये जो नंदा देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन है यह भी नैनीताल में है, और नैनीताल में 2015 को बना है। तो सबसे नया कंजर्वेशन की यदि हम बात करें तो ये हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन नंदा देवी वाला है, और ये कहाँ है? नैनीताल में। और कंजर्वेशन में यदि बात करें क्षेत्रफल के आधार पर तो सबसे बड़ा यही है, नंदा देवी हिमालयन कंजर्वेशन। तो हमारे पास 4 संरक्षित आरक्षित क्षेत्र हो चुके हैं। तो कैसा लगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। अब आगे बात करते हैं प्राणी उद्यान पर। देखो प्राणी उद्यान का मतलब है कुछ जीवों को लेकर के स्पेशल उद्यान बनाए गए हैं। ये प्राणी उद्यान हम पढ़ने वाले हैं नैनीताल के अंदर ही। देखो नैनीताल में क्या है? गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, और गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान बना था नैनीताल के अंदर 1995 में, और 4.69 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल भी है। अब यदि मैं बात करूं गोविंद नाम से उत्तराखंड में कई चीज बने हैं, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद वन्यजीव विहार, गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान। भाई गोविंद नाम से कितने बने हैं? तो गोविंद नाम से 3 तो स्पेशली हैं ही हैं। जो वन्यजीव विहार और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान था ये उत्तरकाशी में है, और ये है गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान। तो उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान हो जाएगा कहाँ? नैनीताल में, और अभ्यारण्य और उद्यान हो जाता है उत्तरकाशी में। ये हम याद रखेंगे। एक ही है उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान। उच्च स्थलीय प्राणी का मतलब है जो हिमालयन के उच्च स्थलों में पाए जाने वाले जीव होते हैं उनको संरक्षित यहाँ पर किया जाता है। अब आगे बात करते हैं, एक है जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र। तो जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र की बात करें तो वह यह है जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र, और यह एक ऐसा क्षेत्र है जो संपूर्ण क्षेत्र में सभी प्राणियों को संरक्षण देता है। या हम ये बोल सकते हैं जैवमंडल के अंतर्गत जैव विविधता में पाए जाने वाले जितने भी प्राणी होते हैं या जितनी भी वनस्पति होती है सभी को संरक्षण दिया जाता है, या हम ये कहें पूरी की पूरी पारिस्थितिकी को संरक्षण दिया जाता है। इसके अंदर बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये बना था नंदा देवी जैवमंडल सुरक्षित क्षेत्र, और जैवमंडल सुरक्षित क्षेत्र नंदा देवी के नाम से बना है। देखो नंदा देवी के नाम से भी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है, कई नाम है तो हम इसको अलग से याद रखेंगे। ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है बल्कि ये जैवमंडल सुरक्षित क्षेत्र है। पूरे के पूरे जैवमंडल को सुरक्षा दी जाती है। ये 3 जनपदों में है। कौन कौन से? ट्रिक में याद रखें, पीसीबी। पीसीबी का मतलब है पिथौरागढ़, सी का मतलब चमोली, बी का मतलब बागेश्वर। 3 जनपदों में ये है, और 1988 को बना था, और 1988 में ही इसे यूनेस्को ने धरोहर के रूप में भी शामिल कर लिया था। तो यूनेस्को की धरोहर बनने वाला उत्तराखंड का एक इस प्रकार के संरक्षण क्षेत्रों में से पहला ये था। और दूसरा हमने उद्यानों में बात की थी कि दूसरा वाला फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान था। तो इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 5860.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है नंदा देवी जैवमंडल सुरक्षित क्षेत्र। इतना हो गया है। अब आगे बात करते हैं। आगे बात करें जैवमंडल संरक्षण के बाद कस्तूरी से रिलेटेड कुछ संरक्षण क्षेत्र। देखो कस्तूरी से रिलेटेड 2 चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेगी। कस्तूरी तो अस्कोट में भी पाए जाते हैं, केदारनाथ वन्यजीव में भी, बिहार में भी पाए जाते हैं, और कई क्षेत्रों में कस्तूरी होते हैं। और कई ऐसे क्षेत्र और हैं जहाँ पर कस्तूरी होते हैं लेकिन उनको संरक्षण प्राप्त नहीं है। लेकिन अभी यदि हम बात करें 2 क्षेत्र हैं कस्तूरी मृग को लेकर के। एक है यहाँ पर, और यह आप देखिए कि पिथौरागढ़ और बागेश्वर की सीमा पर है। और पिथौरागढ़ बागेश्वर की सीमा पर जो ये कस्तूरी मृग से रिलेटेड जो संरक्षण क्षेत्र है इसका नाम है महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र। महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये होता है बागेश्वर में और पिथौरागढ़ की सीमा पर। लेकिन इसका क्वेश्चन बागेश्वर में आएगा
कि अगर महरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा बागेश्वर। लेकिन इसके साथ ही यदि पिथौरागढ़ भी आए तो हम पिथौरागढ़ को भी क्लिक कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये बाउंड्री लाइन पर है और इसकी स्थापना हुई थी 1974 को, ये हमें याद रखना है। और उत्तराखंड में जीव संरक्षण अधिनियम भारत के अनुसार 1972 में शुरू हुआ था और 74 में कस्तूरी मृग को संरक्षण दिया जाने लगा। उसके बाद यदि बात करें, एक दूसरा है कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, और प्रजनन और संरक्षण केंद्र यह चमोली में है। चमोली में कांचुला खर्ग कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। देखो दोनों में कितना कंफ्यूजन है, कांचुला खर्ग और महरोड़ी, और यहाँ पर है कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। ये प्रजनन शब्द यहाँ पर ऐड हो रखा है और इस प्रजनन शब्द को हमें स्पेशली याद रखना होगा। ये होगा कहाँ? चमोली के अंदर है और चमोली में भी मंडल घाटी में है और ये बना था 1982। तो चमोली के मंडल घाटी में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंदर ये आता है। तो कांचुला खर्ग कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र ये अलग हो जाएगा और महरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, संरक्षण केंद्र एंड अनुसंधान, यहाँ पर रिसर्च होती है, यहाँ पर सुरक्षा होती है और यहाँ पर कस्तूरियों का प्रजनन से रिलेटेड भी संरक्षण किया जाता है। तो ये हमें याद रखना होगा। तो इतना चीज हो गया, हमने संरक्षण आरक्षित क्षेत्र पढ़ दिया, प्राणी उद्यान पढ़ दिया, जैवमंडल संरक्षण पढ़ दिया, कस्तूरी से रिलेटेड भी पढ़ दिया है। आइए बात करते हैं हिम तेंदुआ संबंधित एक परियोजना के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये करंट अफेयर में भी पूछा जाएगा, तो इस पर बात करते हैं। देखो हिम तेंदुआ से रिलेटेड है हिम तेंदुआ परियोजना। यह हिम तेंदुआ परियोजना भारत में पहली हिम तेंदुआ परियोजना है और यह पहली हिम तेंदुआ परियोजना नीदरलैंड के सहयोग से 2017 से चलाया जा रहा है। यहाँ पर भैरव घाटी नामक एक जगह है, लंका में, यानी लंका भी बोलते हैं, उत्तरकाशी के अंदर भैरव घाटी जगह है जहाँ पर कि भागीरथी नदी से जाह्नवी नदी का संगम होता है, यानी जिसे जाड़ गंगा भी कहते हैं। तो जाह्नवी नदी का संगम जिस जगह पर होता है वहाँ से ऊपर हिमालय क्षेत्र के लिए हिम तेंदुआ परियोजना बनाई जा रही है, जिसे कि स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट भी हम कहेंगे। इसे हिम का तेंदुआ कहा जाता है, हिम में रहता है, वर्ष भर हिम में ही रहता है और यह गंगाड़ क्षेत्र में नहीं आता बल्कि बुग्यालों में रहता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा अनकिया, ये भी आप याद रखें, पैंथेरा अनकिया। ऐसे ही प्रश्न पूछता है, हमने हिम तेंदुआ परियोजना पढ़ ली लेकिन उसके बाद यदि हमने इसका वैज्ञानिक नाम याद नहीं रखा, ये भी डाउट हो सकता है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि ये 586 हिम तेंदुआ इस क्षेत्र में पाए गए हैं, इसलिए यहीं पर सरकार ने यह जगह चुना कि जिसको कि हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जा सकता है। ये परियोजना चल रही है और चल किसकी सहायता से रही है? नीदरलैंड की सहायता से। नीदरलैंड एक यूरोपीय कंट्री है जो कि यहाँ पर अपनी तकनीकी से इस परियोजना का विकास कर रही है या परियोजना स्थापित कर रही है। तो ये भी हम जान गए हिम तेंदुआ से रिलेटेड। अब एक इंपॉर्टेंट बात और रहेगी तितली के संबंधित। तितली से संबंधित क्या है? दो चीज़ें हैं तितली से संबंधित। एक तो आप यहाँ आइए, देहरादून में शिवालिक बटरफ्लाई पार्क है और शिवालिक बटरफ्लाई पार्क देहरादून के लच्छीवाला में है और जिसको कि 2016 में स्थापित किया गया था। तो लच्छीवाला में 2016 में स्थापित शिवालिक बटरफ्लाई पार्क है जहाँ पर बटरफ्लाई पाई जाती है, यानी तितली पाई जाती है। उत्तराखंड की राज्य तितली का नाम क्या है? आप कमेंट में आकर दीजिएगा। अब आगे और बात करते हैं एक दूसरा तितली संग्रहालय, वह है भीमताल तितली शोध संस्थान। शोध संस्थान भी है और साथ में संग्रहालय भी है और यह शोध संस्थान 1979 में फ्रेडरिक स्मेटा नामक एक चेकोस्लोवाकिया का एक व्यक्ति था, एक अंग्रेज था, यानी हमारी तरफ से अंग्रेज है, चेकोस्लोवाकिया का। तो फ्रेडरिक स्मेटा ने इस भीमताल तितली शोध संग्रहालय की स्थापना की थी। ये है भीमताल, यानी भीमताल बोले तो नैनीताल में, और यही भीमताल कुमाऊं की सबसे बड़ी झील भी है, ये हम याद रखें। तो हमारा जितने भी कंटेंट थे लगभग क्लियर हो चुके हैं। आइए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। प्रश्न है कि भीमताल बटरफ्लाई महोत्सव कब मनाया गया? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दीजिएगा। मुझे लगेगा कि आपने यह पूरी वीडियो बड़े इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ी और लास्ट में कमेंट जरूर दें कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी
और ये एक ऐसी गारंटेड वीडियो है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने हैं। तो इस चित्र के माध्यम से मुझे लगता है कि सहूलियत होती है पढ़ने में। देखो किताबों में सभी जगह है, लेकिन एक ट्रिकी मेथड, एक बेस्ट मेथड जहां पर मिलता है बच्चे वहीं पर पढ़ते हैं। तो आप इस तरीके से इसको बढ़िया तरीके से याद करेंगे, या हो सकता है आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेते ही आप इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं चित्र के माध्यम से। तो हमारी वीडियो को लगातार देखते रहें और हमारे चैनल पर बने रहें। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले इससे पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।